दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी मेरी पत्नी को आप जिम्मेदारियों के नाम पर बेड़ियों में मत जकड़िए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भैया, आप मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर गए थे, क्या बताया? साक्षी फोन पर अपने कजिन भाई रोहित से बात कर रही। ठीक है भैया, आप मम्मी को बोलना मैं जल्दी ही आऊंगी, साक्षी रोते हुए बोली और फिर फोन रखकर पलटी तो पीछे सास दमयंती जी खड़ी थी। उसकी आंखें नम देख उनका पारा सट गया। ये लोग घर में शादी का माहौल है और ये महारानी तैसे बाहर कर अब शगुन कर रही। मम्मी जी, भैया का फोन था, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज आप इजाजत दे दीजिए, उनसे मिलकर आ जाऊंगी तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। साक्षी ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, काबू रखो बहू अपने जज्बातों पर। 2 दिन बाद तुम्हारे देवर की हल्दी की रस्म में मेहमान आने शुरू हो गए हैं। वो लोग पूछेंगे कि घर की बड़ी बहू कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगी? जाओ, जाकर मुंह धुलकर हुलिया ठीक करो। मेरे बेटे की शादी है, इसलिए अपना मातम वाला चेहरा सबके सामने लेकर मत आना। और एक बात अच्छे से समझ लो कि निकुंज को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। दमयंती जी साक्षी को सख्त हिदायत देकर बड़बड़ाते हुए निकली। इसलिए मैं तारीख खिलाफ थी। साक्षी को अपने घर की दुल्हन बनाने के लिए माँ की इकलौती बेटी, ना बाप और ना भाई। अब माँ बीमार पड़ी है तो झेलो उनको। साक्षी जब छोटी थी तभी उसके पापा कैंसर की वजह से उसे और उसकी मम्मी अमिता जी को अकेले छोड़कर चले गए। साक्षी के पापा के परिवार वालों ने कभी भी साक्षी और अमिता जी को किसी चीज की कमी नहीं रखी। साक्षी को अच्छे से पढ़ाया और वह अपनी पढ़ाई पूरी करके स्कूल में पढ़ाने लगी। दमयंती जी अपने बड़े बेटे निकुंज के लिए साक्षी को देखने गई। उन्हें सब ठीक लगा, लेकिन साक्षी के पापा और सगा भाई ना होने के कारण वह साक्षी को नापसंद कर देती है। लेकिन साक्षी से बात करने के बाद निकुंज ने जिद पकड़ ली कि साक्षी ही उसकी पत्नी बनेगी, क्योंकि उसे अपने जीवन साथी के रूप में जैसी लड़की चाहिए। साक्षी परफेक्ट है। पति मनोज और बेटे निकुंज की जिद पर साक्षी दमयंती जी की बड़ी बहू बनकर आ गई। परोक्ष रूप से ना सही, किंतु दमयंती जी ने साक्षी पर जिम्मेदारियों के नाम पर उसके पाँव में जंजीर बांध दी। उनकी यही कोशिश रहती कि साक्षी मायके ना जा पाए और अगर गई भी तो कुछ ही देर बाद किसी न किसी बहाने से उसे वापस बुला लेती थी। बेटी ससुराल में खुश रहे, सभी माँ यही चाहती है, इसलिए अमिता जी उसे कभी अपने पास नहीं रोकती, बल्कि हमेशा उसे यही ताकीद करती कि ससुराल ही उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। और फिर वह क्यों चिंता करती है? उसके सासा सासी और भैया रोहित है ना उसकी देखभाल के लिए। दमयंती जी ने तो उसे परसों में भी नहीं जाने दिया। हमारे खानदान में कोई भी लड़की नहीं है, इसलिए साक्षी को भी लड़का होगा। लेकिन उनकी ये मिथ्या भी गलत साबित हुई जब साक्षी ने बहुत ही प्यारी सी गोल मटोल बेटी को जन्म दिया। उस दिन दमयंती जी की हालत ऐसी थी जैसे उनका सब कुछ लूट गया। लेकिन निकुंज, मनोज और देवर अंकुश ने दिल खोलकर बेटी का स्वागत किया। अमिता जी ने अपनी हैसियत के अनुसार बहुत ज्यादा व्यवहार लाई थी। उन्होंने अपनी नातिन के गले में सोने की चेन डाली, जिसे चुपके से दमयंती जी ने निकाल दिया और सबके सामने ये कहकर बेइज्जत करने लगी कि उनकी हैसियत ही नहीं कि अपनी नातिन को सोने का सामान दे सके।
ये तो अच्छा हुआ था कि जब अमिता जी सेन पहना रही थी तब निकुंज ने फोटो खींच ली थी और निकुंज ने धीरे से जाकर दमयंती जी से कहा कि वो सेन वापस कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी माँ सबके सामने शोर कहलाए। निकुंज की समझदारी से अमिता जी की इज्जत बच गई। उस दिन के बाद से दमयंती जी अमिता जी को अपनी जानी दुश्मन समझने लगी। बहुत अरमानों से दमयंती जी ने अंकुश के लिए अपने मायके की बुआ के ससुराल से रिश्ता जोड़ा और वो अपनी सभी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए सहने। लेकिन कुछ दिनों से अमिता जी की तबीयत ठीक नहीं है। वो एक बार साक्षी और गुड़िया को देखने की जिद कर रही है, लेकिन दमयंती जी उसे नहीं जाने दे रही। उन्हें डर है कि अगर समधन को देखने साक्षी गई और उन्हें कुछ हो गया तो साक्षी शुभ काम कैसे करेगी। इसीलिए उन्होंने साक्षी को जाने से मना कर दिया और साथ ही ये भी कोशिश की कि घर में किसी को पता भी ना चले माँ बीमार और एक बेटी उसे मिल भी ना पाए तो उसके दिल को कहाँ चैन मिलेगा। रात भर साक्षी डर के साथ दुआ कर रही थी कि मम्मी जल्दी ही ठीक हो जाए। उसे बेचैनी से करवट बदलते देख निकुंज की नींद खुल गई। उसने साक्षी से पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन उसकी शक्ल देखकर निकुंज समझ गया कि बात साक्षी की मम्मी की है, वरना साक्षी इतना बेचैन नहीं होती। उसने साक्षी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, क्या हुआ मम्मी को? उनसे बात हुई। निकुंज के प्यार भरे शब्दों में साक्षी अपना दर्द न छुपा पाई और उसने सब बता दिया। निकुंज ने उसे तुरंत तैयार होने को कहा और खुद गुड़िया को गोद में लेकर कमरे से बाहर आ गया। सुबह दमयंती जी की आवाज से पूरा घर उठ गया। मनोज जी उसे शांत करते हुए बोले, कभी तो दिमाग से काम किया करो, घर में मेहमान है और तुम सिला रही हो। सिलाऊं ना तो क्या करूं? आपकी लाडली बहू अभी तक कमरे से बाहर ही नहीं आई है। सभी मेहमान शाही नाश्ते का इंतजार कर रहे। दमयंती जी गुस्से में बोली, साक्षी अपनी मम्मी के पास है और वो शाम तक आएगी। निकुंज के ये बताते ही दमयंती जी अपना पारा खो बैठी। किससे पूछ कर गई है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? कह देना उससे कि अब उसे इस घर में वापस आने की जरूरत नहीं। मम्मी प्लीज, आपको अच्छे से पता था कि साक्षी की मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है कि आपने उसे नहीं भेजा। आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हैं? सास बनते ही आपके अंदर का ममता कहीं खो गया है। आप कैसे एक बेटी के दर्द को महसूस नहीं कर पाती? एक माँ होकर भी आपको माँ की तरफ नहीं समझ आई। मैंने उसका साथ निभाने का वादा किया है, इसलिए मैं तो उसका साथ दूंगा। और उसने भी कब अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा है? अगर ससुराल के रिश्ते निभाने के लिए मायके की तिलांजलि देनी पड़ती है तो मैं अपनी गुड़िया की कभी शादी नहीं करूंगा। कहीं उसे भी आपके जैसी पत्थर दिल सास मिल गई तो मैं अपनी गुड़िया को देखने के लिए भी तरस जाऊंगा। मम्मी, साक्षी को आप जिम्मेदारियों के नाम पर बेड़ियों में मत जकड़िए, वरना मैं ही उसे तोड़कर आपसे दूर लेकर चला जाऊंगा। उसे एक बार दिल से अपना कर देखो, बाकी आप खुद समझदार हैं। निकुंज ने अपनी बात कही और वहां से चला गया। पीछे रह गई दमयंती जी अपने सास पना की ऐठन के साथ। दमयंती जी कितना सुधरी नहीं पता, लेकिन वह इतना समझ ही गई कि उनका कर्तव्य उन्हें बेटे से जरूर दूर करने